जिंदगी हर किसी को कई मौके देती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से उसका फायदा उठा पाते हैं। 1000-2000 रुपए रोज के कमाने वाले पिंटू मेहरा ने कैसे सिर्फ 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। पिंटू ने ऐसा क्या किया, वो कहानी तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमें ये जानना कि ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि सफलता के पीछे जो कारण रहे उनको अगर हम समझें और उससे कुछ सीखें तो इस कहानी को सुनना सही मायनों में सार्थक होगा। तो कहानी से पहले उसकी लर्निंग्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है इस कहानी से वो है अपने आंख कान खुले रखकर सही मौके को पहचानना। और उसके लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। और अगर मैं इसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेट करूं तो एग्जैक्टली यही लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में बताया है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो या जिस भी इंडस्ट्री का आपको अच्छा खासा नॉलेज है, आप उसमें ही और डिटेल रिसर्च करो। उस इंडस्ट्रीज में कौन बड़े प्लेयर्स हैं, उनके कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स है वो कितने सेटिस्फाइड है कंपनी से, कंपनी का मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट, कितना एनर्जेटिक और एंटरप्राइजिंग है। और अगर आपको ये सब पता है और वहां आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक मिलता है, तो आपको उसमें निवेश करना चाहिए। उसमें निवेश करके आप किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट या फंड मैनेजर से भी बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि इन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को भी उतना नॉलेज नहीं होगा जितना आपको होगा उस कंपनी या इंडस्ट्री के बारे में। उनको तो कई इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करना होता है और वो जनरली एनालाइज करते हैं जो भी फाइनेंशियल्स या जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर। उनके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स से डायरेक्टली जाके बात करे, उनसे फीडबैक ले, जबकि आप तो शायद खुद उस कंपनी के वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं या उनके स्टेक होल्डर्स के साथ में आपका रोज का उठना बैठना है। तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है उस कंपनी के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग अपनी इंडस्ट्री को तो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन दूसरे अनरिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो किताब आंखों के बहुत नजदीक होती है उसके अक्सर साफ नहीं दिखते हैं। तो हमें थोड़ा सा पीछे हटके एक बिग पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमारे आसपास में ही कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं है जिसको हम रोज देख रहे हैं लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे हैं। खैर, सेकेंड इज यू हैव टू बिलीव इन द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू बिलीव इन योर आइडिया। अगर आपने अच्छी रिसर्च कर ली है तो फिर आपको फुल कन्विक्शन होना चाहिए अपने आइडिया पर। अगर आप अपने आसपास लोगों से पूछेंगे, अपने आइडियाज को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, तो मोस्ट लाइकली आपको आंसर्स नेगेटिव ही मिलेंगे। क्योंकि अगर वो लोग इतने कन्विंस्ड होते इस आइडिया के बारे में तो वो खुद ही उसमें इन्वेस्ट कर देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से डिस्कस ना करो, बिल्कुल करो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको सही सलाह दे सकता है या कोई पॉइंट आपसे नजरअंदाज हो गया है तो हो सकता है कि वो डिस्कस करने से सामने आ जाएगा, लेकिन आखिर में आपको अपने अंदर की आवाज को ही सुनना चाहिए। तीसरा, अगर आइडिया में आपको फुल कॉन्फिडेंस है और अगर अपॉर्चुनिटी बड़ी है तो आपको अपनी सोच भी बड़ी करनी होगी। यू शुड गो ऑल इन विद फुल कन्विक्शन। अगेन, अगर मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेट करूं तो एक किस्सा याद आता है। लेजेंडरी इन्वेस्टर लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी की टीम में एक एनालिस्ट था जो जब भी कोई स्टॉक का एनालिसिस करता तो हर बार राकेश झुनझुनवाला जी के पास में आके उनको बताता कि मैंने ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, और फिर राकेश जी उसमें कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट निकाल देते
जो उसने चेक नहीं किया होता। तो एक बार उसने वो सभी पॉइंट्स अच्छे से चेक कर लिए और फिर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके राकेश जी के पास में गया। तो राकेश जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें सब कुछ तुमने चेक कर लिया है और तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है तो कर दो उसमें इन्वेस्ट। तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और अगले 6-7 महीने में उनके पैसे डबल भी हो गए। फिर उन्होंने जब राकेश जी को बताया कि सर जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था उसमें मेरे पैसे डबल हो गए, वो भी सिर्फ 6-7 महीने में। तो राकेश जी ने उनसे पूछा कि तुमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें? तो उन्होंने कहा 20,000 रुपये। फिर राकेश जी ने बोला तो फिर क्या फ़ायदा, तुमने इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च करके, फुल कन्विक्शन के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकाली और सिर्फ 20,000 रुपये कमाए। अगर तुम इतने कन्विंस्ड थे तो तुमको अच्छा खासा पैसा लगाना चाहिए था। मतलब तुमने एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके भी मिस कर दिया। खैर, नेक्स्ट है प्रिपरेशन। एक फेमस रोमन कोट है, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, एंड दैट सेज इट ऑल। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन। ज्यादातर लोगों को ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज के बारे में काफी नॉलेज होता है, लेकिन वो उस पर एक्शन नहीं ले पाते और वो आइडियाज कभी भी मैटेरियलाइज ही नहीं हो पाते। और एक्शन लेने के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। और पिंटू मेहरा के पास ये सब कुछ था। पिंटू एक आम नाविक था, है रादर, जो प्रयागराज में नाव चलाने का काम करता है। उसके और उसके परिवार के पास कुल 60 नावें थी। और जब महाकुंभ जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने नजर आई तो ये तो बड़ा क्लियर हो ही गया था कि पिंटू को अब अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है, जैसा कि बाकी नाविकों को भी मिलने वाला है। लेकिन पिंटू, जो कि इस काम को काफी समय से कर रहा था, उसको ये विश्वास था कि ये महाकुंभ हम नाविकों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है, इसका बाकी लोग अनुमान भी नहीं लगा पा रहे। और ऐसा मौका उसको अपने जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए पिंटू ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उसने फुल कन्विक्शन के साथ में रिस्क लेने की ठानी। उसने अपने घर की सारी ज्वेलरी, सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर उस पर लोन ले लिया। इसके अलावा उसने अपने रिश्तेदारों और जानने पहचान वालों से जहां से भी जितना भी उधार मिल सकता था उतना उधार ले लिया। और उसने अपने नावों की संख्या 60 से बढ़ाकर 130 कर दी। नावों को चलाने के लिए इतने सारे नाविक ढूंढकर एक बड़ी टीम भी तैयार कर ली, वो भी इतने कम समय में। और पूरे महाकुंभ के दौरान दिन रात एक करके पूरी मेहनत से लगे रहे। और नतीजा ये हुआ कि जहां पहले हर नाव से पूरे दिन में 1,000 रुपए तक की कमाई होती थी, अब हर नाव से 50,000 रुपए प्रतिदिन या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा की कमाई होने लगी। और इन 45 दिनों में उन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए कमा लिए।